हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हम लोग का आज का जो डिस्कशन है वो है अबाउट क्वेश्चन पेपर ऑफ 2019, जो हमारा BHO MCOM एंट्रेंस 2019 का पेपर है, दैट इज़ लास्ट ईयर का। आज हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। और हमने लास्ट क्लास में भी बताया था कि 2017 के जो पहले के पेपर्स हैं उनका पेपर पैटर्न बहुत अलग है कंपैरेटिवली करंट ईयर से। तो इसके बाद फिर हम लोग 2010 टू 2016 का डिस्कशन कर लेंगे। चलो आ जाओ 2019 के पेपर पे। देखो, अब सबसे पहला 12 क्वेश्चन तुम लोगों का है लॉ पे, तो इस पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एन अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड, इलीगल, वॉइडेबल और वॉइड। इसका आंसर होगा 4 वॉइड। रीज़न बीइंग, क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि एक ऐसा अग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? क्विड प्रो क्यू, दैट इज़ समथिंग इन रिटर्न। जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, जब आप कोई अग्रीमेंट करते हो, जब दो पार्टीज़ के बीच में अग्रीमेंट होता है तो इनके बीच में कुछ ना कुछ इन रिटर्न आना चाहिए। मतलब A को भी कुछ B से मिले और B को भी कुछ A से मिले, इसी को हम क्या कहते हैं? कंसिडरेशन। तो एक अग्रीमेंट जो बिना किसी कंसिडरेशन के है वो एज़ पर सेक्शन 25 क्या माना जाता है? एज़ पर सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या माना जाएगा? वो वॉइड माना जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन बट ऑफ 1930, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। Next, in the absence of partnership agreement, the profit is shared by the partners equally on the basis of capital invested, on the basis of the decision of the court, or none of the above. Equally, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में दो ही चीज़ मिलती है। क्या? एक तो प्रॉफिट इक्वल रेशियो में मिलेगा और एक इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा एट द रेट 6%। बाकी कोई भी चीज़ अलाउड नहीं होती, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या कुछ भी। नेक्स्ट, होल्डर इन ड्यू कोर्स इज रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आंसर होगा 2, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। रीज़न बीइंग, हमसे क्वेश्चन में पूछा है होल्डर इन ड्यू कोर्स, एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब कि जिसके पास ड्यू डेट पे वो बिल या वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था। होल्डर मतलब उस पर्सन की बात हो रही है जो कि ड्यू डेट तक उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, बिल को, प्रॉमिसरी नोट को होल्ड करके रखे, चेक को होल्ड करके रखे। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स कहाँ यूज़ होता है? इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेक्स्ट, हु आर पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज? ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई, ऑल ऑफ द थ्री। ऑल ऑफ द थ्री, तीनों ही ना होते हैं। ड्रॉअर कौन होता है? जो बिल बनाता है। ड्रॉई कौन होता है? जो बिल एक्सेप्ट करता है। और पेई कौन होता है? जिसके पास, जनरली ये होता है कि जो ड्रॉवर है, जिसने बिल ड्रॉ किया है, वही एट द एंड तक उस बिल को होल्ड करके रखता है। बट कई बार अगर उसने किसी और को बिल ट्रांसफ़र कर दिया है तो जिसके पास वो बिल होगा अप टू ड्यू डेट, ठीक है, उसी को उस बिल के अगेंस्ट पैसा मिलेगा। तो जनरली वो कौन होता है? पेई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ चेक? बियरर चेक, ऑर्डर चेक, ओपन चेक और स्पेशल चेक। आंसर होगा स्पेशल चेक, क्योंकि स्पेशल चेक जैसी कोई चीज़ नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि ये जो हम लोग क्रॉसिंग करते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं स्पेशल क्रॉसिंग चेक। उसमें यहाँ पे जिसका भी नाम दिया रहता है, जिसका यहाँ पे नेम कंटेन होगा, बैंक क्या करता है? उसी को पैसे देता है। तो स्पेशल चेक मतलब कुछ नहीं, वो होता है स्पेशल क्रॉसिंग चेक। नेक्स्ट, a private company can commence its business after obtaining the certificate of incorporation, certificate of commencement of business, both or none of the three. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि देखो क्वेश्चन में हमसे प्राइवेट कंपनी के बारे में पूछा और प्राइवेट कंपनी को जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन, जैसे उसको उसका रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल गया वो अपना काम, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। बट अगर ये प्राइवेट कंपनी की जगह पब्लिक कंपनी होती तो पब्लिक कंपनी को रजिस्टर्ड होने का भी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी उसको अलग से एक सर्टिफिकेट लेना होता है। तो बोथ किसके केस में होगा? इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। और प्राइवेट कंपनी में सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से काम चल जाएगा। नेक्स्ट, Doctrine of constructive notice is related to the constructive notice of the following public documents: Memorandum of Association, Articles of Association, both memorandum and article, none of the three.
इसका आंसर होगा बोथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। रीजन भी हमसे क्वेश्चन में पूछा अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। देखो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एक ऐसी नोटिस है जहाँ पे हम ये मान के चलते हैं, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है उसको कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज होगी, और इसी को हम लोग कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो बट ऑब्वियसली एप्लीकेबल है फॉर बोथ। नेक्स्ट, the article of association contains scope of the company, objects of the company, limits of share capital और rules and regulations of internal management। रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट। अगर यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पूछा होता तो वो चार्टर होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब जहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स जैसे कि ऑब्जेक्ट क्लॉज है, शेयर कैपिटल क्लॉज है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा होता है कि कंपनी कैसे इंटरनली मैनेज करेगी। नेक्स्ट, the registrar shall not register a prospectus if it is not dated, it is not signed by every person, it is not accompanied by the consent of the auditor or all of the three। all of the three, क्योंकि अगर प्रोस्पेक्टस की बात हो रही है तो प्रोस्पेक्टस प्रॉपर तरीके से डेटेड भी होना चाहिए, साइंड भी होना चाहिए एंड उस पर कंसेंट भी होनी चाहिए ऑडिटर की कि हाँ ये प्रोस्पेक्टस बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द थ्री। नेक्स्ट, which one is the modes of winding up of the company? Winding up by the court, voluntary winding up under the supervision of the court or all of the three? all of the three। winding up मतलब जब आप कंपनी को क्लोज करते हो, बंद करते हो, तो किस तरीके से आप कंपनी बंद कर सकते हो? आप अपनी मर्जी से भी बंद कर सकते हो, दैट इज वॉलंटरी वाइंडिंग अप। कोर्ट के थ्रू भी वाइंड अप कर सकते हो, वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कोर्ट की हेल्प लेनी पड़ती है अपना बिजनेस बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए, और अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट, या कोर्ट हमें जैसे डायरेक्शन देगा उसके बेसिस पे भी हम वाइंडिंग अप कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा 4, ऑल ऑफ द 3। नेक्स्ट, एनी एक्ट डन कॉन्ट्ररी टू द ऑब्जेक्टिव क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज वैलिड, फिड्यूशरी, अल्ट्रा वायर्स और स्टैट्यूटरी। आंसर विल बी 3, अल्ट्रा वायर्स। रीज़न बिंग हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कोई भी ऐसा एक्ट जो कि आप ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड जा कर के कर रहे हो। बियॉन्ड जा कर के करना मतलब बियॉन्ड द पावर्स, जो आपके पावर में नहीं है आप उसके बियॉन्ड जा कर के काम कर रहे हो, और बियॉन्ड द पावर्स का मतलब क्या हो गया? अल्ट्रा वायर्स। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 3, अल्ट्रा वायर्स। नेक्स्ट, अब अगर आप लोग देखोगे ना तो क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट 24 क्वेश्चंस तो हम लोग का किस पे रहेगा? बिजनेस फाइनेंस पे। तो ये आप लोग खुद कर लेना। अब देखो इस वाले पेपर में फिर सीक्वेंस फॉलो उसने किया है, जैसे 2017 के पेपर में शफल अप किया था, 18 में बिल्कुल भी शफल नहीं था, और मतलब 18 में तो बिल्कुल ही पेपर पैटर्न उन्होंने फॉलो किया था, और इसमें भी पहला 12 क्वेश्चन लॉ का था, फिर नेक्स्ट 24 क्वेश्चन तुम लोग के किसके? बिजनेस फाइनेंस के। तो बेसिकली बैक टू बैक तो क्वेश्चन दिया है कम से कम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 37 से इनकम टैक्स। नेक्स्ट, द टर्म प्रीवियस ईयर मीन्स इन इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर बिफोर द असेसमेंट ईयर, अकाउंटिंग ईयर, कैलेंडर ईयर और नन ऑफ द 3। फाइनेंशियल ईयर बिफोर द असेसमेंट ईयर, क्योंकि जैसे प्रीवियस ईयर की बात करोगे तो अभी तुम लोगों का चल रहा है 2021, है ना। अगर मान लो तुम लोग असेसमेंट ईयर ले रहे हो 2021, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? 1920। ठीक, तो असेसमेंट ईयर के पहले का जो फाइनेंशियल ईयर है उसको हम लोग कहते हैं प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एग्जेम्प्टेड इनकम्स हैव बीन मेंशन्ड? सेक्शन 10, सेक्शन 80, सेक्शन 88 और सेक्शन 80IA। इसका आंसर होगा सेक्शन 10। रीजन बिंग हमसे क्वेश्चन में पूछा अबाउट एग्जेम्प्टेड इनकम, और अगर हम बात करें एग्जेम्प्टेड इनकम की तो एग्जेम्प्टेड इनकम के बारे में बताया सेक्शन 8 में, एंड सेक्शन 80C to 80U में तुम लोगों का बताया है अबाउट डिडक्शन। डिडक्शन अलाउड फ्रॉम ग्रॉस सैलरी, फर्स्ट इनकम टैक्स, सेकंड एंटरटेनमेंट टैक्स, थर्ड प्रोफेशनल टैक्स और फोर्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड प्रोफेशनल टैक्स, क्योंकि ग्रॉस सैलरी में से हमें एक वही डिडक्शन अलाउड होता है। नेक्स्ट, डिडक्शन फॉर अदर एक्सपेंसेस इन द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज अलाउएबल टू द एक्सटेंट ऑफ। अदर एक्सपेंसेस के लिए अलाउड होता है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। तो 1/5 ऑफ एनुअल वैल्यू ये हो गया 20%, 1/4 25%,
3/10 30%. तो करेक्ट आंसर विल बी 3/10 of the annual values. That is third. Next, annual value of a house property is rupees 1,20,000. B and C are equal co-owners of the house. B's income from house property shall be rupees. अब देखो इसका कैलकुलेशन अपने को करना पड़ेगा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम का. तो सिंपली बी और सी इक्वल ओनर्स हैं, तो यहाँ पे जो हमें एनुअल वैल्यू मिलेगी, नेट एनुअल वैल्यू, वो कितनी होगी? 60,000. क्योंकि म्यूनिसिपल टैक्स वगैरह कुछ दिया नहीं है तो हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू को ही नेट एनुअल वैल्यू भी ले रहे हैं. इसमें से 30% अलाउड होगा किस चीज़ के लिए? फॉर अदर एक्सपेंसेस. दैट इज़ 18,000 का डिडक्शन हमें मिलेगा एंड बैलेंस विल बी 42,000 जो कि इनकम होगी फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. तो आंसर हो जाएगा 1, 42,000. नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन नंबर 43 से हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है अकाउंट्स. तो 43 से लेकर के नेक्स्ट 60 क्वेश्चंस हमारे अकाउंट्स से रिलेटेड होंगे. ठीक, इसमें से कुछ क्वेश्चंस पे ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस पे हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है. तो उस वीडियो की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से ये 15 क्वेश्चंस आप कर लेना. क्वेश्चन नंबर 43 से लेकर के 57 तक चलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 58. Carrot depreciation of branch fixed assets will be credited in branch account book in depreciation account, HO account, fixed asset account और branch account. सिंपली अगर हम लोग बात कर रहे हैं ब्रांच चैप्टर की, तो उसमें फिक्स्ड असेट्स के लिए जो एंट्री होती थी HO की बुक में और ब्रांच की बुक में, वो हम बता देते हैं. फिक्स्ड असेट्स से रिलेटेड नहीं, इनफैक्ट डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हम लोग एंट्री देख लेते हैं. डेप्रिसिएशन के लिए एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट, है ना. बट उस असेट की अगर हम बात करें तो वो असेट कौन यूज़ कर रहा है? ब्रांच. पर वो असेट होता किसका है? HO का. तो एंट्री ऐसी होती है डेप्रिसिएशन टू HO किसकी बुक में? ब्रांच की बुक में. और HO की बुक में होती है ब्रांच टू फिक्स्ड असेट. क्लियर है? तो सिंपली ब्रांच की बुक में क्या होगा? डेप्रिसिएशन टू HO. तो क्रेडिट किसको करेंगे? HO अकाउंट को. नेक्स्ट, एन इंडिपेंडेंट ब्रांच इज वन which carries on business on a large scale, does not obey the order of the HO, independent in doing any work और परचेज गुड्स ऑन ओन अकाउंट. हम पहले भी बताएं कि अगर हम इंडिपेंडेंट ब्रांच की बात कर रहे हैं तो सिंपली इंडिपेंडेंट ब्रांच एक ऐसा ब्रांच होता है जो कि अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद मेंटेन करता है और सारी एक्टिविटीज़ वो खुद ही परफॉर्म करता है. एंड एट लास्ट वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट सेंड करता है HO को और HO उसको कंसोलिडेट कर लेता है. तो सिंपली आंसर हो जाएगा 3, इंडिपेंडेंट इन डूइंग एनी वर्क. नेक्स्ट, in case of a foreign branch, current assets and liabilities should be converted at rate prevailing on the last date of the year, average rate, rate prevailing on the beginning date of the year or none of the three. इसका करेक्ट आंसर होगा रेट प्रेवलिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर. रीज़न बीइंग, अगर बैलेंस शीट आइटम की बात करें तो बैलेंस शीट आइटम को हम हमेशा कन्वर्ट करते हैं एट क्लोजिंग रेट. क्लियर? अच्छा, सिर्फ 2 चीज़ों का तुम लोग को ध्यान देना होता है, एक तो फिक्स्ड असेट्स और एक डेप्रीसिएशन. अगर ये IFO है, दैट इज़ इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं जो डेट ऑफ परचेज की रेट है उस पे. और अगर ये नीफो होता, दैट इज़ नॉन इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन, तो उस केस में इसको भी हम लोग क्लोजिंग रेट में कन्वर्ट करते. क्लियर है? इन दोनों आइटम को छोड़ के बाकी सारे के सारे आइटम्स जो कि बैलेंस शीट से रिलेटेड होते हैं, उनको चाहे वो IFO हो चाहे नीफो हो, दोनों ही केसेस में हम कन्वर्ट करते हैं एट क्लोजिंग रेट. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, रेट प्रेवलिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर. नेक्स्ट, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, जनरल PL अकाउंट और PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इसका करेक्ट आंसर होगा 3, जनरल PL अकाउंट. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग करते क्या हैं कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके ट्रेडिंग PL बनाने के बाद जनरल PL बनाते हैं. इसमें सारे डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं. अगर कोई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व है तो वो ट्रांसफ़र करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व ट्रांसफ़र करते हैं. और अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए हैं बिटवीन डिपार्टमेंट्स क्योंकि उसके लिए कोई प्रॉपर रेशियो नहीं था, दैट इज़ अनअलोकेटेड एक्सपेंसेस, तो उसको भी हम जनरल PL में डालते हैं. एंड ये जो हमारा प्रॉफिट आता है ये किसके लिए आता है? फॉर होल कंपनी. क्लियर? नेक्स्ट, the entry of transfer of goods in interdepartmental transactions at cost price will be recorded in the transferring department in the.
देखो डिपार्टमेंट में जैसे एक डिपार्टमेंट ए है और ये बी है, अगर ये ट्रांसफ़र करा है तो ये ट्रांसफरिंग डिपार्टमेंट हो गया। तो जो डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र करा है उसके लिए वो क्या होगी, सेल होगी। वो लिखता है बाई साइड बाई इंटरनल ट्रांसफ़र, और ये सब कुछ कहाँ करेगा, वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही करेगा। क्लियर है। तो जो ट्रांसफ़र करा है उसके लिए सेल है, वो बाई इंटरनल ट्रांसफ़र लिखेगा, और जिसको मिल रहा है उसके लिए वो क्या है, परचेज है। तो बी कहाँ लिखेगा, टू इंटरनल ट्रांसफ़र, दैट इज डेबिट में। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है अबाउट ट्रांसफरिंग डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर करा है वो कहाँ डालेगा, ट्रेडिंग में, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट, expenses allocated according to sales ratio of departments are repairs, sales commission, depreciation, rent of building। इसका करेक्ट आंसर होगा टू, सेल्स कमीशन, क्योंकि बाकी केसेस में देखें तो बाकी सब टाइम रेशियो पे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, एंड अगर सेल्स कमीशन की बात करें तो वो सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट, नॉन डिपार्टमेंटल आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस आर चार्ज्ड टू डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ टोटल सेल्स, जर्नल पीएल, डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड एसेट्स, और नॉन ऑफ द थ्री। हम पहले ही बता दिए जर्नल पीएल होगा, क्योंकि जो नॉन डिपार्टमेंटल आइटम्स हैं उन खर्चे की अगर हम बात करें तो उनके लिए कोई प्रॉपर हमारे पास रेशियो नहीं होगा अपोर्शनमेंट के लिए, तो सिंपली हम उसको कहाँ उठा के डालेंगे, जर्नल पीएल में। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इज शोन इन डेफिशिएंसी अकाउंट, पीएल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट। बट ऑब्वियसली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं उसमें हम सारे क्रेडिटर्स को दिखाते हैं, चाहे वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो, चाहे वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो, चाहे वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हो, सबको हम दिखाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। नेक्स्ट, रॉयल्टी इज अ रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नन ऑफ द थ्री। इसका करेक्ट आंसर होगा नॉमिनल अकाउंट। रीजन बीइंग, जो हम रॉयल्टी अकाउंट बनाते हैं तो उसके बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, हमेशा हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं पीएल अकाउंट में। तो सिंपली हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, नॉमिनल अकाउंट की तरह। ठीक। नेक्स्ट, द एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर एक्चुअल रॉयल्टी पेबल इज कॉल्ड। अगर मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी की बात करें तो हम पहले भी बता चुके कि इसको हम कहते हैं शॉर्ट वर्किंग, that is too short working. Next, when the minimum rent is less than the royalty payable, difference is called। ऐसे अगर देखा जाए कि अगर मिनिमम रेंट लेस है एक्चुअल रॉयल्टी से तो हम इसको बोलते हैं एक्सेस वर्किंग। जैसे उसको शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं तो इसको एक्सेस वर्किंग बोलते हैं। तो एक्सेस वर्किंग को बेसिकली हम ले सकते हैं सरप्लस की तरह, क्योंकि ये आगे चल करके हमें रिकूपमेंट का ऑप्शन देता है, दैट इज एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है। तो आंसर विल बी टू, सरप्लस। नेक्स्ट, प्राइम कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि प्राइम कॉस्ट में हम क्या कह लेते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सब कुछ जो डायरेक्टली एलोकेबल होता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, उसी खर्चे को मिला करके हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट, increase in total variable cost is due to increase in fixed cost, increase in sales, increase in production और decrease in production। आंसर होगा थ्री, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, क्योंकि हमसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पूछ रहा है। और अगर हम बात करें वेरिएबल कॉस्ट की तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होता है, मतलब प्रोडक्शन के साथ बढ़ेगा। जैसे रॉ मटेरियल, जितना ज़्यादा आप प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा आपको रॉ मटेरियल लगाना होगा। ठीक है, तो ये यहाँ क्वेश्चन में पूछा था इंक्रीज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, बट ऑब्वियस इंक्रीज इन प्रोडक्शन के साथ ही आपका वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, द नेचर ऑफ टेलीफोन एक्सपेंसेस इज फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, नन ऑफ द थ्री। देखो टेलीफोन एक्सपेंसेस के बारे में पूछा है तो सेमी वेरिएबल होगा। यहाँ हम लोग प्रीपेड की बात नहीं करते हैं, यहाँ हम लोग बात करते हैं पोस्ट पेड की। तो पोस्ट पेड में बेसिकली यही होता है ना कि कुछ अमाउंट तो फिक्स होती है, जैसे 400 तक तो वो फिक्स आपसे चार्ज करेंगे ही करेंगे, और उसके बाद फिर वो पर कॉल चार्ज करते हैं। तो ये क्या है, सेमी वेरिएबल, जो थोड़े पोर्शन तक फिक्स्ड है और उसके बाद वेरिएबल है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप्स, मटेरियल कंज्यूम्ड, फैक्ट्री कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो सबसे पहले क्या आएगा, मटेरियल कंज्यूम्ड मतलब डायरेक्ट मटेरियल, फिर इन सब सारे डायरेक्ट खर्चों को मिला करके होता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में जब हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में जब हम प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे खर्चों को ऐड करते हैं तो आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो सीक्वेंस क्या हो गया, 1 3 2 4। आंसर विल बी 1 1 3 2 4। क्लियर। नेक्स्ट, data are arranged either in ascending or descending order is computing, harmonic mean,
ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन और मीडियन। इसका करेक्ट आंसर होगा 4 मीडियन, क्योंकि मीन के केस में तो आपको सारे डेटास को कंसिडर करना होता है, तो वहाँ पे आपको डेटा को अरेंज करने की ज़रूरत नहीं होती असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। बट अगर हम लोग बात करें मीडियन की, तो हमें मिड वैल्यू चाहिए। जब तक आप सीरीज़ को असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज नहीं करोगे तब तक आपको मिड वैल्यू नहीं मिल सकती। एंड जब हम सीरीज़ को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं बेटा, तो उसको हम कहते हैं एरेड डेटा। नेक्स्ट, फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग क्वार्टाइल डेविएशन इज, क्वार्टाइल डेविएशन का सिंपली फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 1। फॉर्मूला पूछा था डायरेक्टली। नेक्स्ट, टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय लास्प्रेज इंडेक्स, पैशेज इंडेक्स, बाउलेज इंडेक्स और फिशर्स इंडेक्स। आंसर होगा फिशर्स इंडेक्स, क्योंकि अगर हम बात करें हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की, तो इसको कौन सेटिस्फाई करता है, फिशर्स इंडेक्स। लास्प्रेज और पैशेज तो वैसे भी नहीं करते, तो टाइम एंड फैक्टर दोनों को ही सेटिस्फाई करता है फिशर्स इंडेक्स। और फिशर्स इंडेक्स को हम लोग आइडियल इंडेक्स भी मानते हैं। फॉर्मूला ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड इज y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। लाइन का इक्वेशन है, देखो इसमें दिया है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। विच वन इज नॉट अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन। अच्छा, कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हम लोग 4 मेथड पढ़े हैं। एक तो स्कैटर्ड डायग्राम मेथड है, एक कार्ल पियर्सन मेथड है, स्पीयरमैन कोएफिशिएंट रैंक कोरिलेशन मेथड है और कोएफिशिएंट ऑफ कंकरेंट मेथड है। इसमें देखो हमारे पास फिशर्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्सेस दिया है, इस तरह का कोई मेथड नहीं होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट 6 क्वेश्चन जो है हमारा बेसिकली रिलेटेड बिजनेस इकोनॉमिक्स से। तो इसमें जो थ्योरी बेस्ड है, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 79, इसका 79 एंड 80 थ्योरी बेस्ड है, इसका हम आंसर भेज देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो कि है क्वेश्चन नंबर 81, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस फॉर द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। क्या पूछा, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जहाँ पे बेसिकली हम ये मानते हैं कि हम अपनी मतलब जो सेटिस्फैक्शन है उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्डिनल यूटिलिटी, क्योंकि ऑर्डिनल यूटिलिटी में भी आपको अपनी प्रेफरेंस ही बतानी होती है। यहाँ पे भी यही बोलता है कि जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, द सेकेंड लॉ ऑफ गोसेन इज लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, इसको तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वॉज प्रोपाउंडेड एंड डेवलप्ड बाय, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में बोल रहा है तो अल्फ्रेड मार्शल, क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेसिकली किसका पार्ट था, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है और उसी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में भी बताया, तो सिंपली वो किसने प्रोपाउंड किया है, अल्फ्रेड मार्शल ने। नेक्स्ट, विच इज़ द मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज मेथड, टोटल आउटले मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड और ऑल ऑफ द थ्री। बट ऑब्वियस ऑल ऑफ द थ्री, क्योंकि परसेंटेज मेथड भी है, टोटल आउटले मेथड भी है और ज्योमेट्रिकल मेथड भी है। ज्योमेट्रिकल मेथड जहां हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, तो ऑल ऑफ द थ्री हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आप लोग देखोगे ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन से लेकर के आगे तक के जितने भी क्वेश्चन है वो हमारे हैं रिलेटेड टू मनी बैंकिंग। ठीक है, एट द एंड तक के सारे क्वेश्चन रिलेटेड है बेटा मनी बैंकिंग के। देखो एक बार देख भी लेते हैं। 102 मैनेजमेंट, अच्छा मनी बैंकिंग के बाद यहाँ बिजनेस मैनेजमेंट आ जा रहा है, तो ये भी आप लोगों को खुद ही करना है। हम सबका आंसर ज़रूर शेयर कर देंगे टिल एंड क्वेश्चन नंबर 120 तक। पहले मनी बैंकिंग था और उसके बाद फिर बिजनेस मैनेजमेंट है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लेना। सबका आंसर विद PDF हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करेंगे। इसके अलावा आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिशनल क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स का अपने पेपर में तो 6 क्वेश्चंस आएगा, बट कुछ एडिशनल क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं एडिशनल क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज the necessary diagram to compare among the various components or between a part and the whole is bar diagram, step diagram, pie diagram और histogram। इसका आंसर होगा पाई डायग्राम। रीज़न बीइंग हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि एक ऐसा डायग्राम जहां हम कंपैरिजन करते हैं किसका, वेरियस कंपोनेंट्स का भी और बिटवीन अ पार्ट एंड द होल। देखो अगर हम लोग बात करें पाई डायग्राम की तो पाई डायग्राम ऐसे बनेगा 360 डिग्री की हेल्प से। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कंपोनेंट भी शो करते हैं इस तरीके से, है ना। तो अगर किसी कंपोनेंट के बारे में आपको जानना है तो वो भी आप जान सकते हो। पूरे के पूरे होल को स्टडी करना है
तो वो भी आप स्टडी कर सकते हो, मतलब अलग अलग कंपोनेंट को या कंपोनेंट के बीच का जो रिलेशन है या सारे के सारे ओवरऑल कंपोनेंट के बारे में हम बहुत ही ईजिली स्टडी कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाई डायग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाई डायग्राम। नेक्स्ट, a random variable x can take the values -1, 0 and 1 with respective probabilities of 0.2, 0.5 and 0.3. The expected value of x is, इसको करने का सिंपल तरीका क्या है कि हमारे पास x दिया है एंड एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी दी है, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -1, 0, 1 और प्रोबेबिलिटीज़ कितनी है 0.2, 0.5, 0.3। ठीक, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा -0.2, 0 एंड ये आएगा मल्टीप्लाई करके 0.3। ठीक है, अगर हम इसका समेशन निकालें तो उसका समेशन कितना आ जाएगा 0.1 आएगा। बस यही आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, कह रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, तो x की तो कई सारी वैल्यू दी है, कह रहा है कि x -1 आने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, 0 आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है और 1 आने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। तो सिंपली हमने मल्टीप्लाई कर दिया जितनी जितनी प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस हैं, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा। मार्क्स इन मैथमेटिक्स दिया हुआ है हमारे पास और उसके अलावा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं। आपको कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ द सेकंड क्लास इस। अब देखो, अगर क्वेश्चन में हमसे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पूछा है तो सबसे पहले हम ये देख लें कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल। ठीक, सीधे सीधे हम लोग को वैल्यूज़ पुट करनी है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी किसकी, सेकंड क्लास की, मतलब इसकी सेकंड क्लास तो यही आ रही है। ठीक, ये इंक्लूसिव सीरीज़ है। इंक्लूसिव सीरीज़ मतलब क्या होता है कि जहाँ पे लोअर लिमिट भी इंक्लूड करते हैं और अपर लिमिट भी इंक्लूड करते हैं। तो क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी है 8 और क्लास इंटरवल कितना है 10 भी इंक्लूड करेंगे, 19 भी इंक्लूड करेंगे तो 10 आएगा। ठीक, ये हो जाएगा 0.8। इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा 0.8, दैट इज़ ए। क्लियर। नेक्स्ट है the measure of central tendency of a statistical data which takes into account all the data, मीडियन, मीन, मोड, रेंज। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मीन। रीज़न बीइंग हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि एक ऐसा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो सारे डेटास को कंसिडर करता हो। लेट्स से हमारे पास सीरीज़ है 1, 2, 3, 4, 5। अगर लिखा होता मीडियन कैलकुलेट करने तो सिर्फ 3 की वैल्यू होती, मोड कैलकुलेट करने बोलता तो हाईएस्ट की वैल्यू होती, रेंज कैलकुलेट करने बोला होता तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट दैट इज़ 5 - 1 हो जाता। बट मीन ही एक ऐसा सेंट्रल टेंडेंसी है जहां हम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, मतलब सारे के सारे डेटास को कंसिडर करेंगे। क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा मीन। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर 2 ऑब्जर्वेशंस 1 and 4 इज। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे लिख लें। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, अंडर रूट समेशन x माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक, x माइनस समेशन x बोला है या फिर कह लो कि x माइनस मीन बोला है। ये कौन सा मीन है, एक्चुअल मीन, अज्यूम्ड मीन नहीं है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, मीन निकाल लें। तो 1 + 4 ये दिया ना, 1 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2.5 तुम्हारा मीन आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, x माइनस मीन जिसको हम लोग बेसिकली dx से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो x हमारे पास दिया है 1, 4 और dx दैट इज x माइनस मीन अगर निकालना है तो 1 - 2.5 - 1.5 हो जाएगा और 4 - 2.5 1.5 हो जाएगा। क्लियर। अब इसका स्क्वायर निकालना है dx का फॉर्मूले के हिसाब से, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2.25 और इसका भी हो जाएगा 2.25। टोटल कितना आ जाएगा 4.50। अब देखो फॉर्मूला तो हम पहले ही बता दिए थे, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या बताए थे हम, अंडर रूट समेशन x माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो देखो यहाँ पे हम लोग निकाले ना dx स्क्वायर जिसको हम लोग x माइनस मीन का होल स्क्वायर भी बोलेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट 4.50 डिवाइडेड बाय 2। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.5। क्लियर। नेक्स्ट, इफ द 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर byx and bxy then the value of the correlation coefficient r is, simply
यहाँ पे हम r की प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे या फिर कह लो रिग्रेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज़ में लिखा हुआ था कि जो तुम्हारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो ज्योमेट्रिक मीन होगा किसका, by(x) का एंड bxy का, दैट इज़ रिग्रेशन कोएफिशिएंट का। ठीक, अच्छा, इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी थी कि अगर ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो ये भी हमेशा माइनस में होगा। मतलब अगर हम बात करें r की, bxy की, by(x) की, तो तीनों का हमेशा क्या होगा, सेम साइन होना चाहिए। इन तीनों का हमेशा सेम साइन होना चाहिए, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, तो दोनों माइनस में है, इसका मतलब r भी किस में आएगा, माइनस में। बस फॉर्मूला पुट कर दो, वैल्यूज़ पुट करो, -0.4 इंटू -0.9, माइनस माइनस तो हम हटा सकते हैं क्योंकि r भी माइनस में होगा। एंड √0.4 इंटू 0.9 सॉल्व करने पे ये आएगा √0.36, जिसको सॉल्व करेंगे तो सीधे सीधे आंसर आएगा -0.6। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया है, मीन दिया है, मोड दिया है। द वैल्यू ऑफ द वेरिएंस इज, सिंपली जहाँ पे हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की बात कर रहा है तो हम स्क्यूनेस का ही फॉर्मूला लगाएंगे। और यहाँ हमारे पास मीन और मोड दिया है तो कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला लगा लें। कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला था मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें वेरिएंस निकालने बोला है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के स्क्वायर कर देंगे। अब देखो स्क्यूनेस ऑफ कोएफिशिएंट तो दिया ही है 0.6, मीन दिया है 172, मोड दिया है 163, तो स्टैंडर्ड डेविएशन सीधे सीधे से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन तुम लोग आएगा 15। और हमसे क्वेश्चन में क्या स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, नहीं, वेरिएंस पूछा है जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। क्लियर, तो आंसर हो जाएगा डी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 2 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ जब आप कॉइन्स टॉस कर रहे हो। द प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग अ हेड एंड अ टेल इज, अच्छा, एक हेड और एक टेल, अगर हम दो कॉइन्स अगर मान लो टॉस करते हैं तो सिंपली एक कॉइन पे अगर हेड आएगा तो दूसरे पे भी हेड आ सकता है, पहले पे हेड आएगा दूसरे पे टेल, पहले पे टेल आएगा दूसरे पे हेड, पहले पे भी टेल आएगा दूसरे पे भी टेल आएगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि एक हेड और एक टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 बार की प्रोबेबिलिटी है ना, तो सिंपली क्या हो जाएगा 2/4 और 1/2, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट, द वर्टिकल एक्सिस ऑफ एन ओगिव शोज, देखो अगर हम लोग ओगिव की बात करें तो ओगिव हमेशा कैसे बनता है, कर्व फॉर्म में बनता है। यहाँ नीचे अगर हम लोग बात करें तो नीचे तुम्हारे पास क्या होती है, क्लास इंटरवल, और यहाँ क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि हमसे वर्टिकल पे पूछ रहा है कि आप लोग वर्टिकल पे क्या डिनोट करते हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। नेक्स्ट, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंसेस इन टाइम इज कॉल्ड ऑर्डिनल क्लासिफिकेशन, टेम्परल क्लासिफिकेशन, स्पेशल क्लासिफिकेशन और क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, टेम्परल क्लासिफिकेशन, रीजन बीइंग हमसे पूछा अबाउट टाइम, और टाइम मतलब टेम्परल क्लासिफिकेशन। ठीक, नेक्स्ट, कह रहा द फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ 3 क्लास इंटरवल 54 to 58, 59 to 63, 64 to 68 of a distribution are respectively 4, 8 and 12. The frequency density of the second class is, सेम पैटर्न पे हमने अभी पहले क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, और यहाँ पे भी तुम लोग देखो तो सीरीज किस में दी है, इंक्लूसिव दी है। तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल, और सेकेंड की क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी है 8, क्लास इंटरवल कितना है 59, 60, 61, 62, 63, 5, तो सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा बेटा 1.2, 5 है ना, नहीं 1.6, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 1.6। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1.6। क्लियर, नेक्स्ट, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज, तो मीन का फॉर्मूला हम लोग को पता है कि मीन का फॉर्मूला होता है σ(x/n), तो अप्लाई कर लेते हैं, 5 + 10 + 15 + 20 + 25 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा 30, 40, 50, 60, 70, 75/5 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, 5 × 5 2, 15 आएगा इसका आंसर, दैट इज डी।
क्लियर? नेक्स्ट देखो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था वेरिएंस ऑफ टू ऑब्जर्वेशन 10 एंड 17। सेम पैटर्न पे भी हमने क्वेश्चन करवाया ना, जहाँ पे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया था। तो सिंपली आप लोग पहले यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन ही कैलकुलेट करोगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट समेशन एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक, और यहाँ पे हम लोग कौन से मीन की बात कर रहे थे? एक्चुअल मीन की बात कर रहे थे। तो यहाँ ऊपर सॉल्व करते हैं। देखो x कितना दिया हुआ है? 10, 17। अब इसका अगर हम लोग मीन निकालें तो मीन कितना आएगा? 27/2 और 13.5। तो x माइनस मीन कर सकते हैं, 10 माइनस 13.5 माइनस 3.5, और ये आएगा 3.5। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं। इसका स्क्वायर करने पे कितना आएगा? 12.25, 12.25। थ्री 3.5 है ना? ठीक है, अब इसको टोटल कर लेंगे तो कितना आएगा बेटा? 24.50 आ जाएगा। बस अब हम लोग सीधे सीधे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें। 24.50 डिवाइडेड बाय 2, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3.5। पूरा अंडर रूट वगैरह सब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3.5। और हमसे क्वेश्चन में वेरिएंस पूछा था, वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो 3.5 इंटू 3.5 कितना हो जाएगा? 12.25। करेक्ट आंसर होगा ए, 12.25। ठीक, नेक्स्ट, if a variable x takes the values 12 and 24 with equal frequencies, the mean of x is, देखो equal frequencies पूछा है तो आपको अज्यूम करना है कि लेट्स से अगर x 12 है और 24 है तो फ्रीक्वेंसी हम अज्यूम करें कि इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। ठीक, मीन निकालने बोला है तो मीन सीधे सीधे कैसे निकालेंगे? समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ एफ एक्स निकाल लो, 12, 24, इसका टोटल आ गया 36 और फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया 2। तो आंसर हो जाएगा 36/2 और 18। इसका करेक्ट आंसर है बी, 18। क्योंकि सिंपली इसमें बोला था इक्वल फ्रीक्वेंसी लेनी है तो आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, 1, 2, 3, 4 कुछ भी आप अपने हिसाब से अज्यूम कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज। क्वार्टाइल डेविएशन का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या था? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। हमसे क्वार्टाइल डेविएशन पूछा है ना, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होगा कि इसको हम लोग को अरेंज करना होगा आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहले हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। 10, 12, 14, 17, 19, 21, 27, 30, 32, 34, 38। ठीक है, तो टोटल एन कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 है, एन इज इक्वल टू 11 है। ठीक है, हमसे क्या बोला है? इंडिविजुअल सीरीज है तो Q1 कितना हो जाएगा? 1, 11 प्लस 1/4 है ना? तो इसका मतलब ये आएगा थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या हो गया बेटा? 14 हो गया। वैसे अगर हम लोग Q3 निकाल लें तो Q3 3, 11 प्लस 1/4 तो ये आ जाएगा तुम लोग का 9th टर्म। और 9th टर्म इसमें से कौन सा है? 32। कैलकुलेट कर लेना, 32 है काउंट करके। अब सीधे सीधे हम लोग क्या करें? इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर दें, 32 माइनस 14 अपॉन 2, 32 माइनस 14 अपॉन 2, ये आ जाएगा तुम लोग का C, दैट इज 9। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन दिया है, मीडियन दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया है, वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग सिंपल क्या करेंगे? कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, बस मोड की जगह मीडियन यूज करेंगे। तो स्क्यूनेस ऑफ कार्ल पियर्सन इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, यही फॉर्मूला था। स्क्यूनेस दिया हुआ है कितना? -0.6, 3 मीन कितना दिया है? 68.2, मीडियन कितना है? 69, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें फाइंड आउट करना है। तो इससे जब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन इसको सॉल्व कर ले इक्वेशन को, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा? 4। और हमसे क्वेश्चन में क्या बोला? वेरिएंस निकालना। तो वेरिएंस मतलब इसका स्क्वायर कर दे, दैट इज 16। आंसर हो जाएगा डी, 16। क्लियर, नेक्स्ट,
If R be the correlation coefficient between two variables x and y, bxy and byx being the two regression coefficient, then बट ऑब्वियस इसका आंसर क्या होगा, R इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। हम ये अभी इसके पहले भी बताए थे कि ये एक प्रॉपर्टी है जहाँ पे ये बताया गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन किसका, रिग्रेशन कोएफिशिएंट का। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, if two regression equation is this and this, then the mean value of x and y are respectively। देखो हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। तो हम लोग क्या करें, इसको भी मीन मान लें, इसको भी मीन मान लें। तो वैसे ही हम लोग y को भी मीन अज्यूम कर लेंगे, और जब मीन अज्यूम कर लिया तो अब इसको और इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लो। हमसे x और y की वैल्यू निकालने बोला है ना। तो इस पूरे क्वेश्चन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे क्वेश्चन को, तो 3x कट जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी। देखो 3 मीन x प्लस 15 मीन y इज इक्वल टू 39, और ये तो एज इट इज रहेगा 5। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, सब जगह साइन चेंज करते हैं या माइनस इंट्रोड्यूस करते हैं, कह सकते हो। तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस, ये प्लस है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 17 मीन y इज इक्वल टू 39 माइनस 5 34। तो मीन y की वैल्यू आ जाएगी 2। क्लियर। और देखो इसमें सिर्फ आंसर बी ही दिया हुआ है जिसमें y की वैल्यू कितनी दी है बेटा 2। तो x का आंसर ऑटोमेटिकली क्या मान लेंगे हम लोग 3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड ऑफ अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ, मोड की बात किया है। तो मोड मतलब क्या होता है, जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है, और हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किससे शो हो जाएगी, हिस्टोग्राम से। हिस्टोग्राम का तुम लोग डायग्राम ऐसे बनाते हो ना, इस तरीके से हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो जो बार सबसे हाईएस्ट होगा या ऊंचा होगा वही तो तुम्हारा मोड है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हिस्टोग्राम। नेक्स्ट, इफ द अरिथमेटिक मीन इज B19 देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो सिंपली हम लोग को फॉर्मूला तो पता ही है मीन का, समेशन x अपॉन n। ये कितना दिया है 19, समेशन x में 14 प्लस 16 प्लस x प्लस 25 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 5। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 19। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the first and third quartiles of a frequency distribution are this and this, if the coefficient of skewness is इतना then the median is। अब देखो हमसे बोला है फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल दिया Q1 दिया है, Q3 दिया हुआ है, और उसके अलावा मीडियन भी दिया हुआ है। तो हम लोग ले लेंगे स्क्यूनेस ऑफ बाउलेस। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या था, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। स्क्यूनेस दिया है -0.1, Q3 कितना दिया हुआ है 45, Q1 दिया हुआ है 25 और 2m। अब फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग 45 माइनस 25। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का सीधे सीधे मीडियन का वैल्यू आ जाएगा 36। बस इसी क्वेश्चन को तो सॉल्व करना है ना। ठीक है। नेक्स्ट, if arithmetic mean and the coefficient of variation of x are 6 and 50% respectively, then the variable of x is, हमसे क्या पूछा है, वेरिएबल पूछा है। ठीक है, और arithmetic mean और coefficient of variation दिया है। तो coefficient of variation का फॉर्मूला सिंपली क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें तो वेरिएंस आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो हम यहाँ ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, ये 50% है इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया है, मीन हमारे पास है 6 इंटू 100। इसको परसेंट पे एज इट इज़ रहने दो, इसका परसेंट तो चेंज नहीं करेंगे ना, यहाँ हमने 100 ले लिया इसलिए। ठीक है, चलो अब इसको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। 50 इंटू ये 6 ऊपर चला जाएगा और ये 100 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये 2 और ये 3, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 3, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 3 3 9। करेक्ट आंसर विल बी C 9। क्लियर है। नेक्स्ट, गिवन Q3 माइनस Q1 दिया है, Q3 प्लस Q1 दिया और मीडियन दिया है। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है, सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। स्क्यूनेस ऑफ बाउले फॉर्मूला सेम रहेगा, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m
डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। हमारे पास Q3 प्लस Q1 दिया हुआ है, कितना दिया है बेटा 22 माइनस 2 इंटू मीडियन है 10.5 और Q3 माइनस Q1 है 8। बस इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 22 माइनस ये हो जाएगा तुम लोग का 21 डिवाइडेड बाई 8, तो आंसर हो जाएगा 1/8, दैट इज ए। लास्ट क्वेश्चन, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y इज। अगर हम लोग r की बात करें तो हम इसके पहले भी बता चुके हैं कि वो ज्योमेट्रिक मीन होता है ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जो कि फॉर्मूले वाइज भी हम बताए हैं कि r इज इक्वल टू अंडर रूट bxy इंटू byx। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। क्लियर है? अगर इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।